आज का हमारा टॉपिक है एसिड रेन, हिंदी में बोलते हैं अम्ल वर्षा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहले समझते हैं एसिड रेन होती क्या है। एसिड रेन इसको बोलते हैं और साथ में इसको बोल सकते हैं एसिड डिपोजिशन। एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इसमें होता क्या है, कुछ भी आसमान से कुछ ऐसा अगर पृथ्वी पर गिरता है जो एसिडिक है, समझ गए ना, तो उसको बोलेंगे एसिड रेन। जरा समझिए डेफिनेशन में क्या है। दैट इंक्लूड्स एनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन विद एसिडिक कंपोनेंट्स। समझ गए, यानी आसमान से ऐसा कुछ भी जो पृथ्वी पर गिरता है जो जिसके पास एसिडिक कंपोनेंट्स हैं तो उसको बोलेंगे एसिड रेन। एसिडिक कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है। और हाँ, आसमान से गिरेगा तो ये जरूरी नहीं है कि वेट बारिश के रूप में हो, ड्राई फॉर्म में हो सकता है। ड्राई फॉर्म बोले तो धूल के छोटे छोटे कण थे जो ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे बढ़ते चले गए, तो वो भी हमारी क्या है, एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या है? कुछ भी जो आसमान से पृथ्वी पर आता है, धरती पर आता है, एसिडिक नेचर का है, ठीक है, उसको बोलेंगे एसिड रेन। वो वेट हो सकती है और ड्राई भी हो सकती है। वेट बोले तो बारिश के रूप में भी हो सकता है, जैसे लिक्विड, समझ गए। और ड्राई में क्या हो सकता है, धूल के कण भी हो सकते हैं। तो ये होती है एसिड रेन। अब एक चीज और बता सकते हैं, एसिड रेन में बारिश हो सकती है, स्नो गिर सकती है, फॉग और ठीक ना, हेल और डस्ट। यहाँ पर ये आपको स्पेशली समझाना था कि एसिड रेन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लिक्विड कंपोनेंट ही हो, जैसे डस्ट भी अगर ये एसिडिक है, ठीक है ना, यानी डस्ट जिन मटेरियल से बनी है, जिससे बनी है, वो एसिडिक नेचर का है, तो समझ लो वो भी एसिड रेन कहलाएगी। यहाँ पर एसिड रेन उसे बोलेंगे जिसका पीएच कितना होना चाहिए, 5.6 से कम होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो पीएच वैल्यू 7 होती है वो न्यूट्रल मानी जाती है, इससे कम एसिडिक होगा, और उससे ज़्यादा यानी 7 से ज़्यादा बेसिक माना जाता है, क्षारीय प्रकृति का माना जाता है। तो ये था हमारा एसिड रेन। आगे और समझते हैं, यही बताया गया है इसमें, बेसिक है यहाँ पर। जरा समझिए, वेट टाइप का जो है हमारी एसिड रेन है उसको बताया गया है यहाँ पर। जो इंडस्ट्रीज थी वहाँ से क्या हुआ, ठीक है ना, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, आसमान में पहुँचते हैं धुआं के रूप में या किसी और तरीके से। आसपास जो वाटर बॉडी होगी वहाँ से इवेपोरेशन होता है, वहाँ जो पानी होता है वो वाष्पीकृत होता है, तो यहाँ पानी भी पहुँचता है। हवा चलती है, हवा चल के क्या होता है कि यहाँ पर पहुँचते हैं सारी पानी की जो बादल होते हैं वो भी, ये गैसेस भी यहाँ पहुँचते हैं। ये आपस में रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और ये गिरता है पृथ्वी पर। तो ये क्या हो गए, हमारे एसिड गिर रहे हैं। क्यों गिरे? क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड पानी के साथ प्रतिक्रिया कर रहे हैं, और जब ये एसिड गिरेगा तो इसी को बोलेंगे एसिड रेन, और इससे होगा बहुत सारा नुकसान। नुकसान क्या होगा वो आगे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये है एक बेसिक कि कैसे होती है एसिड रेन। आगे समझ लेते हैं पहले वही चीज जो आपको समझाई। एसिड रेन रिजल्ट्स व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। समझ गए, यानी जब ये इमिट होते हैं एटमॉस्फेयर में और ट्रांसपोर्टेड बाय विंड एंड एयर करंट, ठीक है ना, ये ट्रांसपोर्ट भी होती है, एयर करंट होता है, हवाएं चलती हैं, तो जरूरी नहीं है कि जिस शहर में ये गैस रिलीज हो रही हो वहीं बनी रहे, ये हवा के साथ और भी दूर दूर तक पहुंच सकती हैं। आगे फिर क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाटर, ऑक्सीजन और इनके साथ क्या होते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, समझ गए, रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। फिर क्या होता है, फिर ये पानी के साथ मिलकर, ठीक है, या फिर दूसरे मटेरियल के साथ मिलकर ये कहाँ गिरते हैं, धरती पर। पानी के साथ भी हो सकते हैं, अगर पानी के साथ मिलेंगे तो वेट टाइप की जो एसिड रेन होगी, और अदर मटेरियल जैसे डस्ट के कण हो सकते हैं तो ड्राई टाइप की हमारी एसिड रेन होगी, और ये वापस गिरेगा पृथ्वी पर। तो यहाँ पर ये क्या दिख रही है, वेट, पानी के साथ मिल रहा है तो वेट, तो ये होगी हमारी एसिड रेन। आगे समझते हैं, दो चीजें हैं। एसिड रेन का जो मेन रीजन वो तो है हमारा ह्यूमन, ठीक है ना, एंथ्रोपोजेनिक है। कैसे? जब इंसान गाड़ियां चलाता है डीजल की, पेट्रोल की, तो वहां से क्या निकलता है, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। लेकिन कुछ नेचुरल रीजन भी हैं। क्या लिखा हुआ है जरा ये समझते हैं। While a small portion of sulfur dioxide and nitrogen oxide can cause acid rain is from
नेचुरल सोर्सेस। क्या हो सकते हैं इससे? वोल्केनो, ज्वालामुखी जब फटता है तो वहां से भी ये गैसेस निकलती हैं। तो कुछ न कुछ तो रीजन है कि अगर ज्वालामुखी फटा तो एसिड रेन के चांसेस बनेंगे, लेकिन मेन रीजन क्या है जो आज जो नुकसान पहुंचा रहा है इस इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में, वो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है ना, जो जीवाश्म ईंधन है उनके जलाने की वजह से ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं। क्योंकि वोल्केनो में इतना ज़्यादा, कितने वोल्केनो है पृथ्वी पर, तो इतना ज़्यादा समस्या खड़ी नहीं होगी, लेकिन गाड़ियां हर जगह चल रही हैं, तो ये प्रॉब्लम है। आगे समझते हैं। तो जो इन्वायरमेंट में जो मेजर सोर्सेज हैं सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के, वो कौन कौन से हैं वो समझ लेते हैं। पहला तो क्या है? बर्निंग फॉसिल फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होती है, जो बनाई जाती है, उसमें फॉसिल फ्यूल ही मेनली है। अब आप ये बताइएगा कि कितना परसेंट जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी भारत में जनरेट होती है उसका कितना परसेंट फॉसिल फ्यूल से बनता है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, आगे समझते हैं। दूसरा, अब यही फॉसिल फ्यूल जब यूज किया जाता है व्हीकल्स में और इक्विपमेंट्स में चलाने में, तो वहाँ से निकलता है। मैन्युफैक्चरिंग और ऑयल जो रिफाइनरीज हैं और दूसरी इंडस्ट्रीज, यहाँ से निकलती हैं ये गैसें। तो ये है मेजर सोर्स। आगे समझ लेते हैं। एक मेन चीज ये है कि विंड्स कैन ब्लो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। समझ गए? थोड़ी देर आपने पहले देखा कि शहर से तो निकली थी एसिड वो गैसें, लेकिन जहां पे एसिड रेन हो रही थी वहां पर क्या थे? पहाड़ थे। तो होता क्या है कि जरूरी नहीं है कि जिस कंट्री से ये गैसेस पोल्यूशन निकल रहा हो वही कंट्री से प्रभावित हो। आसपास के रीजन और कंट्रीज में भी एसिड रेन हो सकती हैं, जबकि उन कंट्रीज का हो सकता है कोई योगदान ही ना हो उन गैसों में। तो यही चीज है, विंड्स कैन ब्लो सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड अक्रॉस बॉर्डर, मेकिंग एसिड रेन अ प्रॉब्लम ऑफ एवरीवन। ओके, नॉट जस्ट दोज हु लिव्स क्लोज टू दीज सोर्सेस। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो लोग मान लो उस इंडस्ट्रीज के पास में रहते हैं जहां पर ये गैसेस निकलती हैं वही लोग इससे प्रभावित हों, क्योंकि ये गैसें हवा में पहुंचती हैं, फिर हवा इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में पहुंचती हैं, फिर हवा से दूर तक किसी दूसरे देश में, पहाड़ों में, जंगलों में वहां जाती हैं, वहां बारिश हो जाती है। तो एसिड रेन कहाँ? जंगलों में भी हो सकती है। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। आगे समझते हैं कि दो तरीके की एसिड रेन होती है। एक होता है वेट, जिसको हम मेनली बोलते हैं एसिड रेन, हम जिसको हम समझते हैं वो यही होती है, लेकिन दूसरी भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। वेट डिपोजिशन इज व्हाट वी मोस्ट कॉमनली थिंक ऑफ एज एसिड रेन। क्योंकि जैसे रेन वर्ड आ जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि बारिश, जैसे बारिश होती है वैसे एसिड गिरेगा, तो हम उसी को मानते हैं क्या? एसिड रेन। लेकिन नहीं, वो है एसिड रेन का वेट डिपोजिशन। जैसे यहाँ से गैसेस निकली, यहाँ पर वाटर से इसने रिएक्शन किया और यहाँ से स्नो, बारिश, रेन, स्नो या स्लीट के रूप में नीचे गिरी, तो ये है वेट। ठीक है, वही है इसमें। द सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड फॉर्म्ड इन एटमॉस्फेयर फॉल टू द ग्राउंड मिक्स्ड विद रेन, स्नो, फॉग और हेल। जैसे फॉग भी बनता है, वहाँ पर ये एसिड बहुत ज़्यादा है, तो वो भी हमारा क्या है? एक एसिड रेन है। लेकिन ये तो है वेट। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, खतरनाक हो सकती है, ड्राई डिपोजिशन। इसमें क्या होता है? एसिडिक पार्टिकल्स एंड गैसेस कैन आल्सो डिपॉजिट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एज ड्राई डिपोजिशन। मीन्स ये जरूरी नहीं है कि ये जो एसिडिक कंपोनेंट्स हैं वो बारिश के रूप में ही नीचे आए, एज ए ड्राई डिपोजिशन भी नीचे हो सकते हैं। मतलब कि मान लो धूल के छोटे छोटे कण हैं, इनमें जमाव है इन एसिडिक कंपोनेंट्स का, हो सकता है ये धीरे धीरे नीचे बैठने लगे और ये धरती पर एक परत के रूप में जम जाए, तो वो भी एक तरीके की है एसिड रेन। ओके, तो एसिड रेन कैसे, ड्राई डिपोजिशन कैसा होता है? गैसेस के रूप में या पार्टिकुलेट मैटर, जो छोटे छोटे कण होते हैं उनके रूप में हो सकता है। अब क्या होता है? एक सबसे खतरनाक चीज जरा ये बता दें, वो ये होता है कि मान लो ये है पूरा इन्वायरमेंट, ठीक है, ये हैं छोटे छोटे पहाड़ और ये है यहाँ पर नदी। हुआ क्या? यहाँ पर छोटे छोटे ड्राई एसिड, ड्राई डिपोजिशन होता है एसिड रेन का, यहाँ धीरे धीरे कण नीचे बैठते जाते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी इकट्ठा हो गए। बाद में क्या हुआ? यहाँ बारिश होती है और यहाँ से फ्लो होता है पानी, और ये फिर बहता हुआ कहीं दूर तक पहुँचता है। तो ये जो नुकसान करता है ना, ये बहुत ही खतरनाक नुकसान करता है, क्योंकि इसका जो एसिडिक नेचर होता है बहुत हैवी होता है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। व्हेन द एक्यूमुलेटेड एसिड्स
आर वॉश्ड अप। यहाँ पे क्या होता है, एक्युमुलेशन हो रहा होता है, इकट्ठे हो रहे होते हैं धीरे धीरे, साल भर गिर रहे हैं। मान लो भारत की बात करें तो बारिश तो कुछ महीने होती है और साल भर एसिड यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, और फिर जैसे ही बारिश हुई तो फिर क्या होगा, वो बहता चला जाएगा। तो washed off a surface by the next rain, this acidic water flows over and through the ground and can harm plants, wildlife, यानी सबको नुकसान पहुंचा सकता है। ये आगे जब बहकर पेड़ों की जड़ों में पहुंचेगा तो वहां भी नुकसान होगा, छोटे छोटे कीट होंगे वहां भी नुकसान होगा। तो ये बहुत ही खतरनाक तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। कौन सा, ड्राई डिपोजिशन। ओके, क्योंकि जब साल भर एक जगह इकट्ठा होता है, फिर अचानक बारिश होती है और सबको नुकसान पहुंचाते हुए ये आगे बढ़ता है। आगे आप समझ लेते हैं कि कितना ड्राई रूप में होगा और कितना वेट होगा। ये डिपेंड करता है द अमाउंट ऑफ एसिडिटी इन द एटमॉस्फेयर दैट डिपॉजिट टू अर्थ थ्रू ड्राई डिपोजिशन। यही बोला, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड एरिया रिसीव, यानी पर्टिकुलर एरिया में कितना ड्राई डिपोजिशन होगा और कितना वेट डिपोजिशन होगा, ये डिपेंड करेगा वहां बारिश कितनी ज्यादा होती है। अगर रेगिस्तान की बात करें, इन डेजर्ट एरियाज द रेशियो ऑफ ड्राई टू वेट डिपोजिशन इज हाइयर देन एरिया दैट रिसीव सेवरल इंच ऑफ रेन ईच ईयर। सीधी सीधी भाषा में बोलें कि मान लो रेगिस्तान में बारिश बहुत कम होती है तो वहां पर क्या होगा, ड्राई डिपोजिशन बहुत ज्यादा होगा, धूल के कण बहुत ज्यादा नीचे बैठेंगे। लेकिन ऐसा कोई एरिया जहां पर बारिश काफी ज्यादा होती है तो वहां पर क्या होगा, वेट डिपोजिशन काफी ज्यादा होगा। तो यहां पर यह नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा ज्यादा होता है और कौन सा कम होता है। ये डिपेंड करेगा कि कितनी रेनफॉल वहां पर हो रही है उस लोकेशन पर। अगर रेनफॉल ज्यादा है तो वेट डिपोजिशन ज्यादा होगा, रेनफॉल कम है तो ड्राई डिपोजिशन होगा। आगे समझ लेते हैं। ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, ये याद रखिएगा। अगर एवरेज निकाला जाए कि कितना ड्राई होता है और कितना वेट होता है तो लगभग हाफ 50-50 का रेशियो होता है। 50% जो एसिड रेन होती है वो ड्राई होती है और 50% जो होती है हमारी वो वेट होती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि दिमाग में तो यही होगा ना कि जो वेट डिपोजिशन काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अबाउट हाफ ऑफ द एसिडिटी इन द एटमॉस्फेयर फॉल्स बैक टू द अर्थ थ्रू ड्राई डिपोजिशन। तो पहले आपसे एक प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि क्या एसिड रेन हम इंसानों की स्किन को बर्न कर सकता है, जला सकता है? मीन इंसान टहलाओ, अचानक बारिश आई, एसिड रेन होने लगी और पता चला कि इंसान की जो स्किन है वो कुछ हद तक जल गई, क्या ये पॉसिबल है? तो ये है प्रश्न। आगे समझते हैं और समझते हैं क्या होता है इफेक्ट एसिड रेन का इंसानों पर। तो शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि जितने भी इफेक्ट होते हैं इंसानों पर वो इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट एसिड रेन का इंसानों पर लगभग ना के बराबर है। तो चलिए समझते हैं। तो क्या है इनडायरेक्ट इफेक्ट? एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन अ एयर क्वालिटी, यानी कि इंसानों पर पहला जो नुकसान होता है वो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि एयर क्वालिटी खराब होती है, उसके परिणाम स्वरूप एसिड रेन होती है। तो एयर क्वालिटी क्या होता है कि जो फॉसिल फ्यूल होता है उसको जलाते हो तो सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है ना, एयर पोल्यूशन का रीजन है। तो जरा समझते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड पार्टिकल्स इन द एयर, जैसे ड्राई डिपोजिशन हो रहा है तो धीरे धीरे मान लो ये पार्टिकल्स नीचे गिर रहे हैं और सांस से क्या हो रहा है, अंदर जा रहे हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड पार्टिकल्स इन द एयर कैन इनकरेज क्रॉनिक लंग प्रॉब्लम्स, यानी कि जो फेफड़ों की समस्या है काफ़ी तेजी से बढ़ा सकती है। जैसे अस्थमा की समस्या बढ़ सकती है, ब्रोंकाइटिस की समस्या बढ़ सकती है, बोले तो फेफड़ों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। दूसरा, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वो भी मान लो नीचे गिर रहे हैं ड्राई डिपोजिशन के रूप में। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट क्रिएट एसिड रेन प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन। ग्राउंड लेवल ओजोन क्या होती है मैंने आपको अच्छे से बताया है, पूरा वीडियो अपलोड है, बहुत अच्छे से समझाया है, उसको आप फॉलो कीजिएगा। तो होता क्या है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्या होता है, ग्राउंड लेवल ओजोन बनती है। फिर क्या होती है, जब ग्राउंड लेवल ओजोन समझ रहे हैं ना कि सतह है, पृथ्वी की सतह के पास जब ओजोन बनती है उसको बोलते हैं ग्राउंड लेवल। तो जब इंसान सांस लेता है तो क्या होता है, वो अंदर जाती है तो उसे एम्फाइसीमा हो गया, क्रोनिक न्यूमोनिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। तो एक तो ये हो गया। तो पहला जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो जुड़ा हुआ है एयर क्वालिटी के बिगड़ने से, ये इफेक्ट है एसिड रेन का। आगे समझते हैं कि
व्हेन एसिड रेन फॉल्स एट अ प्लेस लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड, बोले तो पहाड़ों में, ठीक है। आपको बताया लास्ट वीडियो में एसिड रेन की बेसिक्स में कि जरूरी नहीं है कि एसिड रेन वहीं पर हो जहां पर इंडस्ट्रीज लगी हैं, क्योंकि मान लो नाइट्रोजन की ऑक्साइड यहाँ से निकले, हवा से वो पहुंच गए यहाँ पर, तो यहाँ पर एसिड रेन हो सकती है, तो पहाड़ों पर भी हो सकती है। तो होता क्या है कि ऊंचाई पर क्या होता है कि वहां पर फॉग बनते हैं बहुत ज़्यादा, वो किस नेचर के होंगे, मान लो इन पहाड़ों में वो पहुंच जाते हैं नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड, फिर यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ फॉग बनेगा। जब फॉग बनेगा तो क्या होगा, वो एसिडिक नेचर का होगा, उससे क्या होगा, विजिबिलिटी भी निगेटिवली इफेक्ट होगी, क्योंकि देख ही नहीं पाएंगे लोग दूर दूर तक। दूसरी चीज़ क्या होता है, आंखों और नाक में जलन हो सकती है, एक तो ये निगेटिव इम्पैक्ट होता है, ये बेसिकली पहाड़ों में देखने को ज़्यादा मिलता है। आगे समझते हैं। एसिड रेन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। वैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या निगेटिव इम्पैक्ट होता है वो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इससे ह्यूमन को क्या इफेक्ट पड़ेगा वो समझेंगे। तो होता क्या है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, तो होगा इससे कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, मछलियां हैं और जो छोटे छोटे जीव हैं वो सब मरने लगेंगे। जब मरने लगेंगे तो क्या होगा, पूरी जो फूड चेन बिगड़ जाएगी। उसका सीधा इफेक्ट क्या होगा, फिशिंग इंडस्ट्रीज को, क्योंकि जब एक्वेटिक तालाब में मान लो मछली पाली जा रही थी, वहाँ पर एसिड रेन होती है, वहाँ पर कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मान लो बहुत छोटे हैं, लेकिन एसिड रेन से बहुत ही निगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं और मरने लगते हैं। उनको खाने वाली फिर मछलियाँ मरने लगेंगी और फाइनली पूरी पूरी फिशिंग इंडस्ट्री को निगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देने वाला है। आगे क्या होता है, जो पृथ्वी होती है तो उसमें होता क्या है, एसिड रेन आल्सो थॉट टू बी लीचिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल्स। यानी कि मान लो कि आपका खेत था, 2 बीघा खेत था, ठीक है ना, 2 एकड़ खेत था, यहाँ पर कुछ उसकी प्रोडक्टिविटी थी। अब हुआ क्या, यहाँ पर हुआ एसिड रेन कि जो यहाँ पे पोषक तत्व थे वो बहकर काफ़ी नीचे चले गए, तो यानी फसल की पहुँच से बाहर हो गए। अब होगा क्या, इसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई, इसकी फर्टिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये भी क्या है, एक निगेटिव इम्पैक्ट है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, निगेटिव इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा है किसका, एसिड रेन का। इनडायरेक्ट निगेटिव इम्पैक्ट, ना कि डायरेक्ट। डायरेक्ट में तो शायद कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट और लॉन्ग टर्म में इसका जो नुकसान है वो काफी ज्यादा है। तो ये थे हमारे निगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं एसिड रेन के। अब हमारा प्रश्न था कि क्या एसिड रेन इतनी खतरनाक हो सकती है कि आपकी स्किन को जला दे, तो इसका उत्तर है नो। ओके, जो आपका प्रश्न पूछा गया था इसका आंसर है नो, कि इतना एसिड नहीं होता है कि आपकी स्किन जलने लगी उससे। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन ह्यूमन। तो यहां पर याद क्या रखना है कि मोस्ट ऑफ द इफेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, ना कि डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, पहला होता क्या है कि जब एसिड रेन होती है ना, तो जो मिट्टी होती है उस मिट्टी से बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, वो क्या करती है एसिड रेन, उनको डिसॉल्व कर देती है, कुछ ऐसा समझ लो खत्म कर देती है, ठीक है ना। कौन से न्यूट्रिएंट्स को, मैग्नीशियम, कैल्शियम इसेट्रा। अब होता क्या है कि पेड़ पौधों को ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और जब वो खत्म हो जाते हैं तो पेड़ पौधों की हेल्थ पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, एक पहली चीज तो ये होती है कि बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं पेड़ पौधों के लिए वो डिसॉल्व हो जाते हैं। आगे मिट्टी में जो एल्यूमिनियम की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, यानी जिस लोकेशन पर एसिड रेन होगी वहां पर एल्यूमिनियम की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाएगी। जब सॉइल में, मिट्टी में एल्यूमिनियम की मात्रा बढ़ती है तो पेड़ पौधों को पानी को एब्जॉर्ब करने में समस्या खड़ी हो जाती है, जिससे कि पानी, एक और पौधों को एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि वो उतना पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं जितना उनको चाहिए। ये दूसरा है। तीसरा, जैसे माउंटेनियस रीजन होते हैं पहाड़ों पर, होता क्या है कि आपको मैंने बताया था एसिड रेन में कि मान लो एक जगह इंडस्ट्री लगी है तो जरूरी नहीं है कि एसिड रेन उसी वातावरण में हो सकता है वहां से जो गैसेस निकली, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वो उड़ के पहाड़ों की तरफ चले जाएं, वहां पर क्या हो जाए, बारिश हो जाए या फॉग बन जाए, ठीक है, तो वहां पर भी एसिड रेन हो सकती है। तो होता क्या है माउंटेन रीजन में कि माउंटेन रीजन में जो फॉग होता है, जो क्लाउड्स होते हैं वो सीधे पेड़ों को टच कर रहे होते हैं।
अब होता क्या है कि जो एक है एसिड रेन में जितनी एसिड की मात्रा होती है उससे कहीं ज़्यादा मात्रा होती है एसिड की एसिडिक फॉग और एसिडिक क्लाउड्स में। अब वो जब एसिडिक फॉग्स और क्लाउड्स उन पेड़ पौधों की पत्तियों को टच करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। रीज़न, क्योंकि वहाँ पर फॉग और क्लाउड्स में एसिड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। एक तो ये होता है, आगे समझ लेते हैं। अगला क्या है कि जब वो क्लाउड्स और फॉग, पहाड़ों की बात कर रहा हूँ, जब पेड़ पौधों की पत्तियों को टच करते हैं ना तो उन पत्तियों को कमज़ोर कर देते हैं और उन पत्तियों पर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उन पत्तियों को हेल्दी रखने में मदद करते हैं, तो उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। उनको कुल मिला के ऐसा समझ लीजिए कि वो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। अब जब पत्तियों में वो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए जो उनको हेल्दी रख रहे थे, तो उन पत्तियों पर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जल्दी होता है, कीटों का अटैक हो सकता है, और अगर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ गई तो ऐसे ही डैमेज हो जाती हैं। यानी कि एसिडिक क्लाउड और फॉग रियल में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है पहाड़ों में जो होने वाले जो पत्तियां होती हैं पेड़ों की उन पर। आगे क्या होता है कि अगर एसिड रेन हो गई तो जो प्लांट के क्यूटिकल्स होते हैं पौधों की जो पत्तियों पर, उनको नुकसान पहुंचता है। इनको नुकसान पहुंचने से सीधे पौधों की जो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, उसको नुकसान पहुंचता है। जब वो नुकसान पहुंचेगा सीधे सीधे पौधों की ग्रोथ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। वो उतना ग्रो नहीं कर पाते हैं जितनी की उनकी कैपेसिटी होती है। तो ये थे हमारे कुछ पौधों पर होने वाले एसिड रेन के नेगेटिव इम्पैक्ट। जल्दी आए हैं, इमेज देख लीजिए, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि कुछ शायद अच्छा प्रभाव तो नहीं ही पड़ता होगा। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ होता क्या है कि जब भी एसिड रेन होती है और वो पानी में, वो जो एसिड होता है वो पानी में मिलता है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में मिलता है, तो वहाँ पर जो भी जीव होते हैं, मछलियाँ या कुछ और भी, उनकी जो स्किन होती है, जो सबसे उसकी अपर लेयर होती है, वो काफ़ी प्रोटेक्टिव होती है। जैसे इंसान की बात की जाए तो इंसान की जो स्किन अगर जला दी जाए तो फिर सीधे नुकसान पहुंचेगा ना इंसान को। तो यही होता है कि ये जो एसिडिक वाटर होता है, जब उसमें एसिड बढ़ता जाता है पानी में, तो मछलियों की जो स्किन की जो अपर लेयर होती है जो प्रोटेक्शन देती है उसको डैमेज कर देती है और ख़त्म भी कर देती है। तो जिससे कि सीधे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उन एक्वेटिक क्रिएचर्स पर, उन जलीय जीवों पर, पहला नुकसान। दूसरा, एसिड रेन से मछलियों के जो गिल्स होते हैं जहाँ से वो सांस लेती हैं उनको नुकसान पहुँचता है। जब गिल्स को नुकसान पहुँचेगा तो वो सांस लेने में उनको समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, तो मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू ब्रीथ। ये दूसरा है। आगे समझते हैं। जैसे मान लो जो पीएच लेवल 5 अगर पहुंच जाता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मछलियों के अंडे होते हैं वो हैच नहीं कर पाते। हैचिंग मतलब समझ लो उन अंडों से मछलियां बाहर नहीं आ पाती हैं। अगर इससे भी कम हो जाता है तो एट लोअर पीएच लेवल सम एडल्ट फिश डाई। दो चीज़ें हैं, अगर पीएच का मान 5 तक पहुंच गया तो अंडों से मछलियां बनेंगी ही नहीं। एक तो ये नुकसान पहुंचता है, और बहुत सारी जो मछलियां होती हैं वो तो इस जो पीएच लेवल 5 ऐसे कम होता है तो ऐसे ही खत्म मर जाती हैं। यही होता है रीजन कि बहुत सारे जो एसिडिक लेक्स होती हैं वहाँ पर मछलियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो समझ लो मछलियों की जो जनसंख्या होती है उस पर सीधा अटैक होता है एसिड रेन से। आगे समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वो ये बात करें कि जैसे हम ये मेंढक है और इसको पढ़ लेते हैं। इवन स्पीसीज ऑफ फिश और एनिमल, इसमें ये बोला गया है कि बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं जो टॉलरेट कर सकती हैं लोअर पीएच वैल्यू को, यानी एसिड रेन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसको तो टॉलरेट कर ले जाएंगी। लेकिन समस्या क्या होती है कि वो जो जीव होती हैं, मछलियाँ होती हैं या एनिमल होते हैं, वो जिनको अपना भोजन बनाते हैं या जिनको उनको खाना होता है वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। इससे समस्या क्या होगी, जिनको खाना था वो पहले ही मर गए तो सीधे सीधे उन मछलियों की जनसंख्या पर नुकसान पहुंचेगा। इसको एग्जांपल दिया गया है जैसे कि जो फ्रॉग हैव ए क्रिटिकल पीएच अराउंड 4, यानी लगभग 5-4 तक क्या कर सकता है कि फ्रॉग सहन कर सकता है। अगर एसिडिक नेचर है, उसकी पीएच वैल्यू 4 है तो मैनेज कर लेगा। लेकिन
वो जिसको खाता है, मे फ्लाइज को, ठीक है, ये आपकी इमेज है मे फ्लाइज की, वो जिसको खाता है वो 5.5 पीएच लेवल के नीचे सर्वाइव ही नहीं कर सकती। अब समस्या क्या होगी, फ्रॉग तो जिंदा रह जाएगा लेकिन ये मे फ्लाइज मर जाएगी। जब ये मर जाएगी तो उसको कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो ये भी मर जाएगा आगे। तो यही चीज में बताई गई है कि कुछ जीव जंतु लोअर पीएच वैल्यू को टॉलरेट कर ले जाएंगे, लेकिन वो जिनको अपना भोजन बनाते हैं, जिनको खाते हैं, वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, जिससे कि पूरी फूड चेन बिगड़ जाती है। फूड चेन बिगड़ने से भले ही जो सबसे नीचे वाला को नुकसान पहुंचा हो, उसके ऊपर जो जो डिपेंडेंट होगा सब खत्म होते चले जाएंगे। ये सबसे खतरनाक प्रभाव है किसका, एसिड रेन का एक्वेटिक इन्वायरमेंट पर। यहाँ पर हेडिंग पड़ी है फॉरेस्ट, थोड़ा गलत है, यहाँ पर होनी चाहिए एक्वेटिक इन्वायरमेंट। तो एक ये था नेगेटिव इम्पैक्ट एसिड रेन का।